हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी जो बिहार ईएसआई मेंस के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। इसका हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाकर के आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, जिसमें हम लोगों ने 50 एमसीक्यू कवर किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में 35 एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो एंड तक देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि समास, देखिए फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। उनके नामों को ध्यान से सुन लीजिएगा। अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास और एक कह सकते हैं द्वंद्व समास। तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा सी। सेकेंड क्वेश्चन की बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो निम्नलिखित में से बताइए कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होता है। तो बहुव्रीहि समास को सबसे पहले पहचानते कैसे वो आप जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी तीसरे को इंगित करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें पंचानन, पंचानन का मतलब हम पढ़ने से कुछ हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट हम किसी और को संकेत कर रहे हैं, जैसे 5 मुख वाले जिसको शिव को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, जैसे दशानन। जैसे दशानन को पढ़ते ही आपके माइंड में तुरंत आ जाता है रावण की बात की जा रही है, तो वो हमारा हो जाता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण बताइए क्या है। द्विगु, यहाँ पे आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए। द्वि यानी कि जैसे कि अंक की बात की जाती है, द्वि। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो भी आपका अंक वाला, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं षटकोण, जैसे कि 6 की बात की जा रही है, त्रिकोण हो गया, चौराहा हो गया, तो ये सभी आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। बताइए कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो कि पहले लगता है, कोई किसी भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं स्वागत में सु होता है, सु उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी होगा। प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है। प्रत्यय यानी लास्ट में लगा होगा, तो बताइए कि प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है। मित्रता, यहाँ पे ता जो है वो कह सकते हैं प्रत्यय का काम करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे जो 35 एमसीक्यू जा रहा है, इसमें आपको कितना सही करना होगा। अगर आप 20 सही कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी एग्जाम्स में। अच्छे तरीके से बस यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को सही कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। दूध का दूध, पानी का पानी, जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ ये होता है कि उचित न्याय, ठीक है। उचित न्याय को कहते हैं, ए करेक्ट है। आंखें बदलना, इसका मतलब क्या। आंखें बदलना, इसका अर्थ ये होता है स्वार्थी आचरण करना, ए राइट आंसर होगा। स्वार्थी आचरण करना, आंखें बदलना। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अनेक शब्द के लिए जैसा एक शब्द आपने पढ़ा होगा, तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विपत्निक। डी करेक्ट है, विपत्निक। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा युग में गलत है। तत्सम क्या होता है, डायरेक्ट संस्कृत के शब्दों को ही कहते हैं। जैसे संस्कृत का जो शब्द होता है उसको आज भी हम लोग उसी रूप में यूज़ करते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। लेकिन तद्भव थोड़ा सा बदल जाता है तो उसको कहते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल समझे तो अग्नि और आग को समझे। अग्नि संस्कृत का वर्ड हो जाता है जिसको तत्सम कहेंगे, और आग जो हो गया अग्नि का बदला हुआ रूप हो गया जिसको हम लोग तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन गलत तरीके से किया गया, तो देखिए तत्सम होता है वचन, लेकिन तद्भव को हम लोग वचन कहते हैं। कपाट का मतलब क्या होता है, जैसे कि दरवाजा, कपाट हो गया आपका तत्सम, इसको हम लोग दरवाजा कहते हैं यहाँ पे, या फिर इसको केवाड़ कह सकते थे, जो कि तद्भव होता है। लेकिन कपड़ा यहाँ पे ये गलत है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको याद रख सकते हैं एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे गलत किया गया था ऑप्शन बी में, तो हम इसको सुधार करेंगे और राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, क्या कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे कहते हैं अपर्णा, ठीक है, अपर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग शब्द का विलोम क्या है। संयोग शब्द का विलोम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, संयोग शब्द का जो विलोम कहेंगे तो वियोग कहेंगे, ठीक है, वियोग ऑप्शन बी। मक्खन का तत्सम शब्द क्या है। तत्सम, मक्खन कह सकते हैं एक प्रकार का तद्भव शब्द हो गया, तो इसका तत्सम क्या होगा, मृक्षण, ठीक है, मृक्षण कहते हैं, ऑप्शन डी मृक्षण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि आकलन शब्द का विलोम क्या होगा। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा। आकलन का विकलन होगा, ये करेक्ट है, विकलन। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या होता है। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ए राइट आंसर होगा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
बाल का खाल निकालने का मुहावरे का सही अर्थ की बात करें तो अनावश्यक आलोचना करना, बिना मतलब की वहाँ पे आलोचना करना, निंदा करना। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रतिम। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि उत्त प्लस लंघन, ऑप्शन सी। ठीक है, उत्त जो संधि कह सकते हैं, लंघन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्भय में समास कौन सा है? निर्भय में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्भय अवयवी भाव समास के अंतर्गत आता है। अवयवी भाव को कैसे पहचानते हैं? तो कहते हैं इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि अगर हम जैसे कि यहाँ पे भय की बात करें तो अगर इसमें निर्भय लग गया, निर्भय यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पहला जो पद है वो प्रधान कर रहा है। ऐसे तो भय है लेकिन निर्भय लग गया तो यानी कि वो निडर की बात कर रहा है, वो निडर इस तरह से। ठीक है, जैसे पॉकेट मार की बात करें तो यहाँ पे अगर हम मार सब समझे, सिर्फ और सिर्फ मार को समझे तो आप यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि मार का मतलब क्या। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉकेट लगा दूँ, पॉकेट, ठीक है, पॉकेट मार, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि हाँ अब ये पॉकेट मार की बात की जाए, यानी कि पूर्व पद इसमें प्रधान होता है। जैसे ही ये लगा इसका मतलब आप समझ जा रहे हैं, पॉकेट मार। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं पूर्व पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अवयवी भाव। अगला पॉइंट क्या है कि दूध, पानी, सोना, चांदी में संज्ञा कौन सा है? किस संज्ञा के उदाहरण होंगे? तो इसमें हम कह सकते हैं मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन की किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो यहाँ पे 14 दिसंबर 1939। ठीक है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? देखिए, एक होता है संघोष और एक होता है अघोष। तो देखिए, घोष को हम लोग संघोष भी कहते हैं, यानी कि घोष कहें या फिर इसको हम लोग संघोष कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक होता है अघोष। तो दोनों का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो संघोष होता है उसको हम क्या कहते हैं कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा पद। यानी सबसे पहले हम ये समझते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ क वर्ग को, क, क, ग, घ और ये इस तरह से मैं अगर पाँचों को लिखता हूँ तो हर वर्ग का, यानी ये क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीनों को हम कहें तो इसको हम लोग संघोष कहते हैं या फिर हम इसको घोष कह सकते हैं। ठीक है, संघोष या फिर घोष। लेकिन हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा ये जो होता है इसको हम लोग अघोष कहते हैं। ठीक है, अघोष कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे देखते हैं, सॉरी ऑप्शंस पे देखते हैं किसमें यहाँ पे घोष। तो घोष का मतलब तो आपने समझ चुका कि तीसरा, चौथा, पांचवा होगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो कि लास्ट में पांचवा आ जा रहा है। ठीक है, कह सकते हैं ना पांचवा, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये हमारा प वर्ग का पांचवा है। तो ये कह सकते हैं हमारा एक घोष होगा, घोष या फिर संघोष। लेकिन ये तीनों के अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रहा है, आप इनको कहेंगे अघोष हो रहा है, क्योंकि ये पहले या फिर दूसरे पद के आते हैं। आई होप कि बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 52। मैंने आपको कल भी बताया था कि उच्चारण के आधार पर हम लोग 45 वर्ण को मानते हैं, जिसमें 35 व्यंजन होता है, 10 स्वर होता है। लेकिन लेखन के आधार पर हम लोग 35 व्यंजन को रखते हैं, 13 स्वर को रखते हैं और 4 संयुक्त वर्ण होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले संयुक्त वर्ण के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 4 संयुक्त वर्ण है और उन 4 संयुक्त वर्णों को हम लोग कौन कौन है वो पहले समझ देते हैं। जैसे कि छ होता है, उसके बाद कह सकते हैं त्र होता है, उसके बाद कह सकते हैं ज्ञ होता है, और साथ ही साथ एक और होता है जिसको हम लोग स्र कह सकते हैं, जैसे श्री लिखते हैं वो। तो ये 4 होते हैं हमारा संयुक्त वर्ण। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, छ ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बता दिया कि छ जो कि किसके अंतर्गत आ रहा है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है। जैसे संयुक्त जो वर्ण है 4, उनको हम एक बार फिर से लिखते हैं। छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और एक कह सकते हैं
जो कि स्र कह सकते हैं, जैसे लिखा जाता है स्र, ठीक है। ये 4 वर्ण, तो इन 4 वर्णों में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो ज्ञ वर्ण है, ये जो वर्ण है किन 2 वर्णों के संयोग से बनता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, देखिए झ प्लस इ, ये कह सकते हैं। लेकिन बाकी को मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो छ है अक्सर पूछा जाता है, ये किन किन वर्णों के मेल से बनता है। क प्लस स, ध्यान रखिएगा, क प्लस स। त्र की बात करें तो त प्लस र कह सकते हैं, ठीक है, त प्लस र। ज्ञ हम लोगों ने देख ही लिया, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। और अगर हम स्र की बात करते हैं तो ये जैसे एक होता है कह सकते हैं मूर्धन्य सा होता है, दांती सा होता है, और सबसे पहले क्या आता है जैसे कि तालाबी सा आता है, तालुव्य सा, ठीक है। इसको कहते हैं तालाव्य सा नहीं कहते, तालुव्य सा कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, एक ये सा होता है, ये सा होता है, और एक ये सा होता है। तो ये जो सा होता है इसको हम लोग तालु से इसका उच्चारण होता है, इसको तालुव्य सा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं, क्योंकि ये जिसकी जो वर्ण की ध्वनि आती है वो मूर्धा से आती है, इसको मूर्धन्य सा कहा जाता है। और ये हमारा जो होता है इसको हम लोग दंती सा कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्र है, ये किन का वर्ण है, तो ये हमारा कह सकते हैं तालुव्य सा के साथ इसमें र आता है। तो ये आपको 4 चीज़ याद रखना है, किन किन वर्णों से मिलकर के बनता है। अक्सर जो पूछा जाता है छ पूछा जाता है और यहाँ पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है त्र। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जो क वर्ग है उनका जो उच्चारण स्थान है वो हम कह सकते हैं, क का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, कंठ से। क वाले को पढ़ के देखिए, क ख ग घ, इस तरह से ये क्या होते हैं, कंठ का उच्चारण होता है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। लेकिन मूर्धा की बात करें तो मूर्धा के अंतर्गत ट वर्ग आता है, ठीक है, ट वर्ग। तालु के अंतर्गत क्या आता है, त। तालु के अंतर्गत जैसे कह सकते हैं च पढ़ के देखिएगा तो तालु के अंतर्गत, और दंत के अंतर्गत त वाला आएगा, त थ द, ये सब द के अंतर्गत आएगा, दंत वाले। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सा है, कुमुदनी, इस तरह से लिखा जाता है कुमुदनी, ठीक है, कुमुदनी। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो मृत्युंजय। मृत्युंजय का सही अगर हम यहाँ पे देखें शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, मृत्युंजय, ऑप्शन सी मृत्युंजय। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो औद्योगिकरण कौन सा सही है, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण ये सही होगा, औद्योगिकरण यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, निरर्थक का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नि प्लस अर्थक। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है, कल की वीडियो हम लोगों ने देखा था कि आशीर्वाद का सही वर्तनी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है, और इसका संधि विच्छेद अगर हम देखें तो कह सकते हैं आशी प्लस वाद, ऑप्शन बी। देखिए हिंदी की बात करें तो यहाँ पे प्लस नहीं धन कहते हैं, ठीक है, संधि कह सकते हैं, धन कह सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी करेक्ट होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुम्हारी यह दंतु रित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। काफ़ी अच्छा लाइन है, सुंदर लाइन है। तो बताइए कि यह उक्त जो काव्य है पंक्तियाँ की रचनाकार कौन है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो ये जो बात कही गई थी, यानी कि ये जो युक्ति है नागार्जुन की है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, दामिनी। तो ध्यान दीजिएगा, दामिनी का पर्यायवाची शब्द अगर हम यहाँ पे देखें तो कह सकते हैं बिजली या फिर विद्युत। देखिए बिजली के बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि दामिनी आ रहा है यहाँ पे देखिए, दामिनी हो गया, बिजुरी आपने अक्सर सुना होगा। तो इसमें आपको जो अच्छा लगे आप उनको याद रख सकते हैं। तड़ित तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, सारंग, सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मोर कह सकते हैं, मोर, ऑप्शन सी। बिना घर का के लिए एक शब्द क्या होगा, बिना घर का, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो अनिकेत। अनिकेत का अर्थ ही होता है बेघर, ठीक है, बिना घर का, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है।
तो उम्मीद करते हैं कि 35 में से आपने जो बताया गया था 20 मार्क्स तो आपने अच्छे से स्कोर कर ही लिया होगा। अगर आपने यहाँ पे 20 अच्छे से स्कोर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, एकदम निश्चिंत रहिए, आराम से एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ज़्यादा आपको नहीं करना है, मैंने आपको बताया था कि जितना है उतना करना है, टॉप नहीं करना है, सिर्फ आपको पास करना है। तो आप मुश्किल से 60+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।